मरियम नवाज की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात। मीम शीन और नून लीग की बातें करने वालों को पैगाम मिल गया है, हम एक हैं, मरियम नवाज का बयान। मुस्लिम लीग नून के फौज मुखालिफ बयानिए की वजह से पार्टी छोड़ी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अब्दुल कादिर बलोच का ऐलान। पीडीएम क़यादत ये न समझे अयाज सादिक की बात पसे मंजर में चली जाएगी, वजीर इत्तलात शिबली फराज की वार्निंग। क्या मुस्लिम लीग नून के बयानिए पर हुकूमत के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है? पूछेंगे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुस्लिम लीग नून का बयानिया इस वक्त तमाम हुदूद पार करता हुआ इतनी दूर निकल चुका है कि अब वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मुल्क की सियासी फिजा पर कशीदगी के बादल छाए हुए हैं। लगता है कि हुकूमत के सब्र का पैमाना भी लबरेज होता जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमाओं के जो इस बयानिए का बोझ है वो लग रहा है कि उनके लिए ये उठाना मुश्किल होता जा रहा है। पार्टी के एक अहम तरीन रहनुमा अब्दुल कादिर बलोच ने फौज मुखालिफ बयानिए की वजह से पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली। मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान इसी बयानिए की वजह से इख्तिलाफात की काफी अरसे से खबरें आ रही थी। इस तासुर को आज जायल करने के लिए मरियम नवाज साहिबा एहतसाब अदालत में पेश हो गई और इस मौके पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात भी की और कहा कि आज सबको ये पैगाम मिल गया है कि हम एक हैं। हमजा शहबाज और मियां शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ियों में एहतसाब अदालत लाया गया, जिस पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने शदीद एहतजाज किया, मगर लगता है कि हुकूमत अब मुस्लिम लीग नून को कोई रियायत देने पर तैयार नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह कर दिया कि अवाम अब देखेगी कि किसकी टांगे हैं। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। सारा मकसद एक है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान ब्लैकमेल होके इनकी अरबों रुपए की लूटी हुई दौलत जो बाहर लेके गए हैं वो किसी तरह उसके लिए एनआरओ दे दे, माफ कर दे, कि इमरान खान कभी इन डाकुओं को माफ नहीं करेगा। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है, ये सारी कौम देखेगी। शुक्रिया। दूसरी जानिब मरियम नवाज अपने बयानिए पर डटी खड़ी हुई हैं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक में तेजी लाने के लिए शेर जवान फोर्स कायम कर दी है और उस फोर्स ने कल बड़ा धुआंधार खिताब भी किया, हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया। लेट्स वॉच मरियम नवाज। और अगर एक 3 दफा का वजीर आजम एक इंतकाम नमा एहतसाब के सामने पेश हो सकता है, तो क्या पाकिस्तान में कोई मुकद्दस गाय है? अगर आपकी बहन 200 पेशियां कर सकती है, नैब की भुगत सकती है अपने वालिद के साथ, तो फिर किसी को क्या अमर माने हैं? आसमान से यहां कोई नहीं उतरा, सबको जवाब देना पड़ेगा। ये जो आपस की चपकलिश है इसमें बहुत ज्यादा दारोमदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक पीएमएलएन का साथ देती है, इससे बहुत सारी चीजें आइंदा आने वाले दिनों में डिटरमिन होंगी। सो दोनों तरफ जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ देखती हुई नजर आ रही हैं। जिस वक्त कराची का जलसा हुआ था उस वक्त बहुत सारे मामलात मंजर आम पर आए। कल भी मरियम नवाज साहब ने उसका जिक्र किया। उन्होंने जब शेर जवान फोर्स से बात की, उन्होंने कहा आईजी सिंध को अगवा किया गया और उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, शिकवा दोबारा किया। सो ऑल रोड्स लीड टू सिंध या ऑल रोड्स लीड टू कराची। इसलिए हमारे साथ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मौजूद है। थैंक यू सो मच गवर्नर साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। गवर्नर साहब, मरियम नवाज शरीफ कल भी ये शिकवा करती रही। उन्होंने कहा मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, आईजी को अगवा कर लिया गया। ये आप वहां पर मौजूद हैं एंड यू रियलाइज द सीरियसनेस एंड ग्रेविटी ऑफ दीज एलिगेशंस। क्या आईजी सिंध को रेंजर्स के सेक्टर कमांडर के हुक्म पर कोट एंड कोट जो मरियम नवाज ने कहा ये इल्जाम में वजन है, ये दुरुस्त इल्जाम है? बहुत शुक्रिया फरिया। देखें, इल्ज़ाम लगाना और बगैर सर पैर के इल्ज़ाम लगाना तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून का खासा बन गया है। हम अगर देखें मुतवातिर तरीके से जो मुस्लिम लीग नून इस वक्त कर रही है वो अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रही है मुल्क के अंदर, और वो अब सिर्फ गवर्नमेंट तक ही महदूद नहीं है बल्कि वो हमारे इदारों को निशाना बना रहे हैं और नाम लेके, आर्मी चीफ का नाम लेके, हमारे ISI चीफ का नाम लेके उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन स्टेट के साथ करना चाहते हैं।
इसके पीछे ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी गहरी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें पाकिस्तान के ऐसे लोग जिन्होंने हिसाब देना है अभी अपने कारनामों का, अपने किए हुए जो काले कारनामे उनका हिसाब देना है। उन्होंने अभी ये बताना है कि वो टीटियां कैसे लगती रही, उन्होंने अभी ये बताना है कि ये अरबों रुपए कहाँ से बने, ये बताना है कि पाकिस्तान से पैसे बाहर कैसे गए, ये बताना है कि ये अपार्टमेंट्स कैसे खरीदे गए, ये जायदादें कैसे बनी। वो उसको छोड़ के अब इस पे लग गए बयानी के पर कि वो पाकिस्तान को ही एट स्टेक ला रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान का जो एक इमेज पाकिस्तान का था, जिसमें पाकिस्तान की डिफेंस लाइन ने भरपूर किरदार अदा किया था, हमारे जवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं बॉर्डर के ऊपर, हमारे एयरफोर्स के पायलट्स ने अपनी जानों पे खेल के उन्होंने इंडियन एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया। उसके ऊपर बजाय ये कि हम एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते कि ये पाकिस्तान की डिफेंस लाइन है, उसको उन्होंने उस पूरे स्टैंड को तबाह कर दिया। कह रहे हैं कि जो कराची का इवेंट था वो एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, ये पूरी चेन ऑफ इवेंट्स है जिसमें ये तमाम बातें शामिल हैं। इज दैट करेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट। ये सारा कुछ प्लान करके कर रहे हैं। कौन से कमरे का दरवाजा तोड़ दिया, क्या कौन से दरवाजा टूट गया, किसने कोई वीडियो दिखी है, कोई क्या किया है, ये खुद ही बता रही है कि इनके कमरे का दरवाजा तोड़ा है। कोई दरवाजा ही नहीं टूटा है होटल का, होटल वालों से पता करें। अगर ये इल्जाम इस कदर जो एक वीडियो दिखा रहे हैं, सुने ना, वो जो एक वीडियो दिखा रहे हैं बेसलेस, तो ये पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर तो फिर ये नहीं हो सकता ऑर्केस्ट्रेट। इफ अगर हम जो शबी फराज साहब ने भी स्टेटमेंट दी कि पीपल्स पार्टी उसमें शामिल है, आईजी सिंध के अगवा को उन्होंने कहा ड्रामा है, आप भी ये फिर बिलीव करते हैं कि पीपल्स पार्टी इसमें शामिल है? देखिए, मुझे पीपल्स पार्टी की ये समझ नहीं आ रही कि पीडीएम के साथ जाने में जो सबसे बड़ा नुकसान अगर पीडीएम के अंदर जो जमाते हैं किसी को होगा तो वो पीपल्स पार्टी को होगा। वो गेन क्या करना चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। एक तरफ तो वो पाकिस्तान खपे का नारा लगाते हैं और मैं ये समझता भी हूँ कि पीपल्स पार्टी एंटी स्टेट पार्टी नहीं है, लेकिन वो बाकी जो कुछ भी हो एंटी स्टेट पार्टी नहीं है पीपल्स पार्टी, लेकिन वो एक एंटी स्टेट जमातों के साथ खड़े होना और वो ऐसे जलसे जिसके अंदर पाकिस्तान को बुरा भला कहा जा रहा हो, जिसके अंदर अफवाज पाकिस्तान को चैलेंज किया जा रहा हो, जिसके अंदर हमारे इदारे इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज किया जा रहा हो, वहां पर बैठ के स्टेज शेयर करना, उनके लिए स्टेज लगवाना, ये मैं समझता हूँ कि ये दिस इज कोलैबोरेशन। पीपल्स पार्टी मस्ट थिंक। इज दैट योर ओपिनियन? आप पीएमएलएन को इस वक्त एक एंटी स्टेट जमात समझते हैं? एब्सोल्युटली, इस वक्त जो उनका स्टैंड है दिस इज एंटी स्टेट। ये तो उनके हर बयान से, हर बयानिए से उनके हिंदुस्तान को फायदा होता है। वहां पाकिस्तान की तज़ीक की जाती है, वहां हमारी आर्मी की, हमारी एयरफोर्स की तज़ीक की जाती है। ये क्या बेहुदा बयान था कि टांगे कांप रही थी और माथे पे पसीना था। What is he thinking? कोई ये पागल शख्स ही कर सकता है या कोई बिका हुआ आदमी कर सकता है, इसका ज़मीर बिका हुआ, उसके अलावा कौन कर सकता है ये पाकिस्तान के खिलाफ बात कि उसने पूरी इंटरनेशनल दुनिया के अंदर वो जो एक हमारी डिफेंस लाइन का जो हमारा नजरिया था, जो हमने एक सारी दुनिया को दिखाया कि हम अमन पसंद लोग हैं, अगर कोई अटैक करेगा तो हम रिटेलिएट करेंगे, हम डिफेंस के लिए जाएंगे, लेकिन हम जो पायलट को हमने वापस किया वो जज्बा खैर से गाली के तहत हमने वापस किया कि वी आर अ पीस लविंग नेशन। They tried to shatter the whole image और उसके बाद खड़े होकर बड़े फख्र से मैं कुछ कम अल्फाज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मुंह में जो अल्फाज आ रहे हैं वो शायद नाजेबा हो, कि वो बड़ी ढिठाई के साथ वो खड़े होकर वहां पर असेंबली के अंदर ये बात करते हैं और कोई गैरतमंद शख्स जिसको जरा भी गैरत हो अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, वो इस तरह की घटिया जबान अपने वतन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, करें और फिर खड़े में उसके ऊपर कि जी मैंने जो कहा मैं स्टैंड बाय दिस और मेरे पास अभी भी बड़े राज हैं। कौन से राज इनके पास हैं जो पाकिस्तान कर रहा है किसी के साथ? खोल दें कौन से राज इनके पास हैं। अपनी ओथ को भूल गए, अपने वतन के साथ जो इन्होंने वफादारी का हलफ लिया था उसको भूल गए, सिर्फ अपनी जाती गेन के लिए या अपने आका नवाज शरीफ की गेन के लिए ये खड़े हो किस तरह के वतन के खिलाफ बात। वक्त हुआ एक वक्फे का एंड वी विल बी राइट बैक। तो आपने आईजी सिंध के अगवा के मामले पर इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी, वज़ीर आज़म ने क्या हिदायत दी थी इस मामले पर आपको? देखिए, वजीर आजम को मैंने अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन थी पूरी रिपोर्ट उनको मैंने पेश की थी वाकई की, और
it's a very I would say कि serious thing, but it's the same time it's a funny allegation कि किसी सूबे का आईजी अगवा हो जाए और वो आईजी एफआईआर भी ना कटाए उसकी अपने अगवा की। किधर अगवा हो गए? मैं एक चीज फरी आपको बता दूं, ये जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये हमेशा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ मिलकर काम करती हैं। आईएसआई पुलिस के साथ होती है, एमआई पुलिस के साथ होती है, आईबी पुलिस के साथ मिलकर काम करती है। इनको एक आर्म चाहिए होता है जो ये काम करे, ये इनकी इंफॉर्मेशन के ऊपर वो एक्शन ले, इनकी इंफॉर्मेशन के ऊपर वो आर्म है जो इनको अरेस्ट कर सकता है, वो आर्म है जो उनको उनके साथ यानी मुकाबला हो सकता है, डाकुओं के साथ, किडनैपर्स के साथ मुकाबला हो सकता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज तो सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड होती हैं, वो तो उनको इंफॉर्मेशन दे सकती हैं, वो डायरेक्ट एक्शन में नहीं जा सकती, वो किसी को पकड़ के अरेस्ट नहीं कर सकती, तो दे नीड पुलिस या रेंजर्स। इवन रेंजर्स को भी पुलिस की जरूरत होती है। सो इनकी बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन इनकी हमेशा रही है। मैं जब से गवर्नर बना हूं मैंने देखा है पुलिस के साथ बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन रही है और रहनी चाहिए। इनकी डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, इनकी डेली बेसिस पे अपडेट्स एक्सचेंज होती हैं। ये देर रात तक बैठ के एक दूसरे के साथ एक्सचेंजेस करते हैं और प्लान बनाते हैं कि नेक्स्ट डे हमने किस तरह से कानून जो तोड़ते हैं लोग उनको कैसे काबू करना है, किडनैपर्स के अगर कुछ हो रहा है या कहीं पे टेररिज्म की एक्टिविटी होने लगी है तो उसको कैसे काबू करना है, ये सारा मिलजुल के किया जाता है। आप इसका नाम किडनैपिंग रख दें, आप इसका नाम जो मर्जी रख दें, उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आई कि इट्स फनी व्हाई कि एक सूबे का आईजी किडनैप हुआ, आईजी ने नहीं कहा मैं किडनैप हूं, उस सूबे के चीफ मिनिस्टर ने नहीं कहा कि आईजी किडनैप हुआ है। उस सूबे के अंदर जो दूसरे लोग आए हुए थे उन्होंने स्टोरी सुनाई किसी जर्नलिस्ट को कि जी वो आईजी कह रहे हैं कि वो रात को किडनैप हो गए, तो गन पॉइंट से ये काम कराया गया। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट से डिनाइल नहीं आया उसका आईजी के बयान का, आईजी का अपना कोई बयान नहीं आया किडनैपिंग का। उसके बाद वो छुट्टी पे जाने के लिए दरखास्त दे देते हैं, फिर 13 डीआईजी दरखास्त दे देते हैं। एक ही किस्म का फॉर्मेट होता है, नजर आ रहा है कि कहीं बैठ के प्लानिंग इसकी होती है। आपकी आईजी सिंध से बात हुई इस वाकये के बाद? अब मेरी आईजी सिंध से कई बार बात हुई, मेरी एडिशनल आईजी से बात हुई, मेरी सारों से बात हुई। मैं समझता हूँ कि अब जो Did he say anything to you? मैंने आईजी सिंध से भी बात की, मैंने एडिशनल आईजी से भी बात की। वो ये समझते हैं कि जी उनका जो बयानिया था या बयान था उसको जरा थोड़ा ज्यादा करके बताया गया है, इस तरह की चीज नहीं थी। लेकिन अब जो आर्मी चीफ ने जो कमेटी बनाई है उसके जो रिजल्ट आएगा तो उसमें सारी चीज खुल के सामने इस हवाले से जो आर्मी चीफ ने इसमें एक्शन लिया, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी, उनका कहना है कि वजीर आजम को आईजी सिंध के अगवा पर वजीर आला सिंध से रब्ता करना चाहिए था और मामले में खुद से मुदाखलत करना चाहिए थी, क्योंकि उनसे ये सवाल होता है कि आपने प्राइम मिनिस्टर से क्यों नहीं कहा, बिलावल भुट्टो साहब ने क्यों बात की COS से बजाय से कि प्राइम मिनिस्टर से होती। इसके जवाब में वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को खुद एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि वफाक का इदारा खुद एक्टिव होना चाहिए था और आर्मी चीफ को इसलिए मुदाखलत करना पड़ी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साइलेंट थे। योर ओपिनियन? देखिए मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ ने इसमें जो मुदाखलत की वो ठीक की, इसलिए कि उनका एक ज़ैली इदारा उसके अंदर उसके ऊपर इल्जाम लग रहा था और आर्मी चीफ हैड टू स्टेप फॉरवर्ड और उन्होंने इस मामले को सुलझाया। शॉर्ट ऑफ आर्मी चीफ ये मामला हल नहीं होता। वजीर आजम से बात करनी चाहिए थी हमारे सूबे के वजीर आला को, अगर उनका अगर आईजी किडनैप हो गया था तो उनको वजीर आजम से बात करनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो को इतनी बात करनी चाहिए थी वजीर आजम से कि जी उनके सूबे में ये क्या हो रहा है। उन्होंने भी अपील मुनासिब सी समझी कि वो डायरेक्ट आर्मी चीफ से बात करें और उन्हीं से उनकी बात हुई। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मैं बरमला आपसे ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज सब एकदम इकट्ठा होकर काम कर रही हैं। दिस इज अ वेरी गुड साइन, जिसको लोग समझते हैं कि जी कोई बड़े मज़ा खेज चीज़ है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हुकूमतें अपने इदारों के खिलाफ काम पे लगी रहती हैं वो दुश्मन से क्या लड़ेंगे, वो तो अपने इदारों से लड़ रहे होते हैं। मुझे बताएं कौन सा आर्मी चीफ है, अब माँ सिवाय ज़ाउलक के और जनरल जिलानी के मुझे नाम बता दें, कौन सा आर्मी चीफ है जिसकी नवाज शरीफ की जिससे बनी हो। हर आर्मी चीफ बुरा होता है इनके लिए। जब आता है आर्मी चीफ इनको ये उसके पीछे लग जाते हैं उसको गिराने के लिए, और सिर्फ
इनकी हिंदुस्तान में बड़े आराम से बन जाती है, वहां जाके बड़ी बाँचें खिलती हैं, सब कुछ खुश हो जाता है। अजीत डोवाल आ जाता है तब भी खुश रहते हैं, मोदी अचानक आ जाता है तो भी बड़ी अच्छी चीज होती है, मोदी की माँ को साड़ी भिजवाते हैं वो भी बड़ी अच्छी चीज होती है। सिर्फ एक आदमी इनको अपने हर दौर में बुरा लगता है, वो पाकिस्तान का आदमी। वज़ीर आला सिंध का आपने अभी जिक्र भी किया है कि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा जी सिंध के हवाले से, मगर उन्होंने एक बात जरूर की ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि वफाकी वजीर ने पुलिस को धमकियां दी और उनका इशारा अली जैदी साहब की तरफ था। ये बात आपने पता करवाई कि क्या कोई ऐसी धमकियां दी गई थी कि FIR दर्ज की जाए? देखिए, इशारतन तो हम भी समझ रहे थे और मेरे सामने वजीर आजम ने अली जैदी से पूछा कि तुम्हारी आईजी के मामले पर या किसी और मामले पर तुम्हारी कोई चीफ मिनिस्टर से बात हुई है? तो अली जैदी ने कैटेगोरिकली कहा कि मेरी चीफ मिनिस्टर से किसी मामले पे कोई बात नहीं, मेरी फोन पे कोई उनसे बातचीत नहीं हुई इस दौरान सारा कुछ के बीच में। और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी नाम लिया नहीं अली जैदी का, एटलीस्ट मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि कहीं उन्होंने किसी मिनिस्टर का भी नाम लिया हो। तो मैं आई वुड लाइक टू नो कि वो कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने फ़ोन करके ये बात की थी, ताकि उस मिनिस्टर से भी बात की जा सके। जहाँ तक हमारी नॉलेज है या वज़ीर आज़म हाउस ने जिन वज़रा से इस्तफार किया कि किसने कॉल की थी या क्या था, तो अब तक हमें तो ऐसी कोई खबर नहीं है कि किसी भी हमारे फेडरल मिनिस्टर ने कॉल करके। तमाम मामले का आगाज उस वक्त हुआ जिस वक्त मोहम्मद जुबैर साहब ने, जो आपकी काउंटर पार्ट इस हवाले से रहे हैं कि वो फॉर्मर गवर्नर सिंध थे, उन्होंने कहा और उन्होंने कोट किया चीफ मिनिस्टर सिंध को। सो ज़ाहिर सोर्स वही बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने कहा कि उनको आईजी ने कहा। आपने कहा आईजी साहब से आपकी बात हुई, आईजी साहब ने कहा कि ऐसी बात एग्जैजरेटेड है। चीफ मिनिस्टर सिंध ने आपसे कुछ कहा इस हवाले से या आपने उनसे पूछा? मेरी चीफ मिनिस्टर सिंध से इस बारे में आपने बात ही नहीं की, उनसे मुलाकात हुई है इस मामले के बाद से? नो, मेरी मुलाकात उनसे होती रहती है और डिफरेंट चीज़ों पे बात भी होती है, इस बारे में बात नहीं हुई। इसलिए मैंने डिलिबरेटली बात नहीं की उनसे, इसलिए कि वो फिर होता कुछ है, वो कहेंगे कुछ, अभी जो इंक्वायरी चल रही है उसमें कुछ और रिपोर्ट आएगी, फिर बाद में बात बाहर कुछ और होती है। लिहाजा मैंने कोई बात नहीं की। वंस द इंक्वायरी इज इनिशिएटेड, द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दिस प्रोविंस जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, पुलिस उनके नीचे डायरेक्ट काम करती है। बाकी यहाँ पे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज मौजूद हैं, जो रिपोर्ट आ जाएगी तो बात सामने आ जाएगी। देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग टू हिम अबाउट दिस इंसिडेंट, अ बैड इंसिडेंट। इमरान इस्माइल साहब, आपने ऑब्वियसली अच्छी तरीके से कराची सिंध को भी जानते हैं, मैं भी वहाँ पे रही हूँ काफी अरसा और मैंने रिपोर्टिंग भी की है, सिंध पुलिस से ताल्लुक भी रहा है, प्रोफेशनलिज्म एक तरफ, लेकिन जो एकदम जॉइंट इस्तीफे आए मुझे तो हैरत हुई थी कि एकदम से इस कदर खुशी भी हुई कि इस कदर अगर ऑनरेबल सेंटिमेंट आ गया है, लेकिन आपको क्या लगा था? आपको हैरत हुई थी या आपको लगा था कि ऐसे ही हो सकता है? नहीं, आई वुड से कि जब ये हो रहा था ना, इस्तीफे जिस वक्त लिखे जा रहे थे, तो उस वक्त मुझे इतला आ गई थी कि ये इस्तीफे तो नहीं, लॉन्ग लीव जो छुट्टियां ले रहे थे सारे, मुझे इतला आ गई थी कि 13 DIGs तकरीबन जो है वो इस वक्त ये लिख रहे हैं लॉन्ग लीव्स और ये एक साथ ये सारा आएगा मामला बाहर। तो अ फ्यू आवर्स बिफोर इट ऑल हैपेंड, तो वो सारा कुछ नज़र आ रहा था और ये भी नज़र आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये मामला जो है ये इतना सादा नहीं है जितना ये इस वक्त दिख रहा है। इसके पीछे भी कई चीज़ें निकलेंगी और आई एम श्योर कि जो हमारी इसकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आएगी वो उसमें बहुत अगर हम इसको बैकग्राउंड में देखें, बिकॉज एज जर्नलिस्ट वी हैव बीन टॉट कि हर चीज़ का बैकग्राउंड देखना बहुत ज़रूरी है, एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ये बताती है कि सिंध पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो हेविली पॉलिटिसाइज्ड है, इन्फ्लुएंस है उनका ऊपर, कहाँ कहाँ कैसे कैसे भर्तियां हुई, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, हम भी कुछ जानते हैं। सो क्या इस बात को रूल आउट कर दें कि इस पे कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है इस वक्त सिंध पुलिस पर? No, you can't rule out that. Political influence है और उस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को जितना कम करें या ख़त्म करें, टारगेट तो हमारा ख़त्म करने का होना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल जितना ग्रेजुअली उसको कम करें वो उतने ही सूबे की पुलिसिंग के लिए, सूबे की अमन अमान के लिए बेहतर होगा। अगर जहाँ पे भी पॉलिटिसाइज होगी ना पुलिस फरिया, वहाँ
जो कारोबार ज़िंदगी है, जो अमन अमान की सूरत हाल है, जो इंसाफ फराम करने की जो जिम्मेदारी होती है, वो पूरी नहीं होती। आईजी सिंध के मामले पर वफाक और सिंध एक बार फिर दू बदू एक दूसरे के आमने सामने नजर आए। एक मौके पर बिलावल भुट्टो ने ये कहा, चैलेंज किया कि वफाक में हिम्मत है तो सूबे में गवर्नर राज लगा कर दिखाए, क्योंकि खबरें फैल रही थी उस वक्त। आपको याद होगा, आपसे भी हमने सवाल पूछा था। क्या ये खबरों में कोई सदाकत थी या ये ऐसे ही फैला दी गई थी, और क्या ये एक ऑप्शन है? फरिया, मैं जब से गवर्नर बना हूं ना, तो शायद ये चौथी बार ऐसी बड़ी स्ट्रांग रूमर्स आई कि ये गवर्नर राज की तरफ मामला जा रहा है या प्राइम मिनिस्टर हाउस उस तरफ सोच रहा है। मैं आपको ये हल्फन बात कह सकता हूं कि मुझसे आज तक वजीर आजम ने कभी गवर्नर राज की बात नहीं की। उन्होंने क्या, मुझसे किसी ने भी अप्रोच नहीं किया आज तक कि जी गवर्नर राज लगाना है या लगाएं तो उसके क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्या चीज करेंगे, मुझे किसी ने नहीं कहा। मैं हर बार ये देखता हूं कि ये आपने सदाकत की बात की कि इसमें कोई सदाकत है, सदाकत तो नहीं, मुझे इसमें शरारत जरूर नजर आती है। और मैं जितना एजी इस पे पीपल्स पार्टी को देखता हूं कि वो जितने जल्दी रिएक्ट करते हैं इस चीज के ऊपर, मैंने बार बार ये एश्योरेंस कराई है और ये बात बताई है कि मैं आज तक इस 2.25 साल में ना वजीर आजम ना और किसी शख्स ने मुझसे, ना सदर पाकिस्तान ने, किसी ने आज तक मुझसे इसकी बात नहीं की गवर्नर राज की। एंड आई डोंट सी इट ऑन कार्ड्स एट ऑल। और बिला वजह आके उसको ऊपर बात करना, उसको उछालना, उसके ऊपर धमकियां चढ़ाना के लगा के दिखाए जिसमें हिम्मत है, जो लगाना ही नहीं किसी ने, जो करना ही नहीं चाह रहा कोई, तो वाई सिंध और वफाक में हमने कई जगह पे देखी है टेंशन। आप सही कह रहे हैं, चौथी बार ये खबर भी आ गई जिससे बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ती है, तो इस किस्म की खबरें आती हैं। कभी किसी वफाकी वज़ीर की स्टेटमेंट को यूज किया जाता है कि हम चढ़ाई करने जा रहे हैं सिंध पर। सो ये तमाम जो आपस की टेंशन हैं, इसमें आपका किरदार क्या है? आप किस तरह कोशिश करते हैं इसमें ब्रिज बनने की? मेरी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप अब बन गई है वजीर आला के साथ। एंड इट्स बिन ऑलमोस्ट 2.5 years नाउ कि हमारी कोशिश रही है कि किसी तरह हमारी वर्किंग रिलेशनशिप कुछ डेवलप हो जाए। एंड एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मेरे पिछले 2 साल में सबसे बेहतर रिलेशनशिप अब है उनसे कभी थी। जी तो अच्छा है, हमें शायद समझने में एक दूसरे को टाइम भी लगा होगा, बट नाउ वी हैव कम टू अ पॉइंट कि जो हमारी वर्किंग रिलेशनशिप है, जिससे सिंध के, हमारे सूबे के प्रोजेक्ट्स या अंडरगोइंग प्रोजेक्ट्स या इनकमिंग जो नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, वो अगर मुतासिर होते हैं तो वो नहीं होने चाहिए। तो लिहाजा हमारी इस हद तक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है कि पॉलिटिकल थिंग्स असाइड, हमारी जो सूबे के मामलात हैं, जो वफाक और सूबा सिंध के मामलात हैं, उसमें अगर कहीं मैं ब्रिजिंग का किरदार अदा कर सकता हूँ और जो हमारे नए प्रोजेक्ट्स हैं वो उसमें मैं मददगार साबित हो सकता हूँ। वक्त हुआ एक वक्फे का, एंड वी विल बी राइट बैक। महंगाई का है, चाहे सिंध हो, पंजाब हो, कोई सूबा हो, हर तरफ यही हालात हैं। किससे ज्यादा खतरा है हुकूमत को, महंगाई से या ऑपोजिशन से? नहीं, ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं है। ऑपोजिशन से क्या खतरा होना है? ऑपोजिशन के पास अगर दम होता असेंबली में लगा लेते, ऑपोजिशन के पास दम होता रोडों पे कुछ कर लेते। कुछ भी नहीं है। 11 जमातें मिलके अगर 30,000 का जलसा भी करते हैं तो मतलब 3,000 से भी कम है एक जमात लेकर आती है। इतना तो एक यूनियन काउंसिल का बंदा ले आता है लोगों को। ये कोई खतरा नहीं है। ये हमें जो इस वक्त खतरा है ना, हमें खतरा ये है कि जो एंटी स्टेट फोर्सेस इस वक्त घुस गई हैं हमारी अपोजिशन जमातों के अंदर, और जो एक एंटी स्टेट रूह जो घुस गई है, और वो जो बदकलामी, बदतहजीबी और जो पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, ये एक इंटरनेशनल साजिश के तहत होता है और हो रहा है। हमने पहले भी देखा है होते हुए, अब फिर देख रहे हैं। पहले हमने अल्ताफ हुसैन की सूरत में देखा था, अब नवाज शरीफ की सूरत में देख रहे हैं। बात वही है, बंदा बदल गया, चेहरा बदल गया। तो इंशाल्लाह कोई अंजाम मुख्तलिफ ज़्यादा नहीं होगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि डिसेंट की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। ये कि हर डिसेंट की आवाज को अगर एंटी स्टेट कहेंगे तो फिर मामला मजीद गंभीर हो सकता है। आर वी कॉलिंग ऑल ऑपोजिशन एंटी स्टेट नाउ माइनस पीपल्स पार्टी? नो वी आर नॉट, नो वी आर नॉट। आई एम टॉकिंग अबाउट नवाज शरीफ जो स्पेसिफिकली एंटी स्टेट बातें कर रहे हैं।
आई एम टॉकिंग अबाउट हिज क्रोनीज जो इस वक्त अयाज सादिक की सूरत में यहाँ पे अयाज सादिक क्या मीर सादिक कहना चाहिए, जिसकी सूरत में यहाँ पर वो जो बकवास उन्होंने की है अभी पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, ये लोग हैं जो एंटी स्टेट हैं और ये क्लियरली एंटी स्टेट हैं। मैं तो हैरत मुझे इस पे है कि ये अभी तक आज़ाद घूम कैसे रहे। कोई दुनिया का मुल्क जिसके अंदर एंटी स्टेट बात की जाए, जिसके अंदर अपनी अफवाज की तजलील की जाए, जिसके अंदर शुहदा को इज्जत न दी जा सके, वो आदमी, उसके अलावा क्या कहूँ उसको कि मैं वो गद्दार होता है वतन का। और कैसे होते हैं गद्दार वतन के, मुझे कोई गद्दारी का डेफिनेशन दे दे कि ये चीज गद्दार होती है। गद्दारी तो क्या एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ? आपने कहा मुझे हैरत है कि वो कोई एक्शन नहीं हुआ, किसने लेना है एक्शन गवर्नर साहब? कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। दे शुड बी सीन बिहाइंड द बार्स। ECL पर डालें, वतन से भागे नहीं, पकड़े इनको। जो लोग वतन के खिलाफ सवरिया, छोड़ दें सियासत को एक तरफ, छोड़ दें महंगाई को। आप लग जाए महंगाई के पीछे, टमाटर की जान खा जाएं आप। हर सर्दियों में टमाटर महंगे होते हैं, इस बार भी महंगे हो गए। जो मर्जी करें आप हमको बताते रहे आलू महंगा हो गया, आप जो मर्जी करें, लेकिन खुदा के वास्ते अपने मुल्क की इस्तेहकाम के पीछे तो ना लगें। ये तो कोई सियासत ना हुई कि आप अपने मुल्क को, उसके इदारों को हिला दें ताकि आपको कोई उसमें हिस्सा मिल जाए। ये तो डिटाई और बेगैरती की नुमाइश है। इसके जिससे नवाज शरीफ साहब जा रहे थे पाकिस्तान से बाहर, कुछ लोगों ने प्राइम मिनिस्टर से कहा था कि इनको नहीं भेजना चाहिए, कुछ लोगों का ख्याल था चले जाना चाहिए। आप पुराने मेंबर है PTI के, आपका उसका क्या ओपिनियन था? नहीं, हमारा ओपिनियन तो मोस्टली ये था कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो रिपोर्ट वजीर आजम को दी गई, जब वजीर आजम ने कोर कमेटी का इजलास बुलाया और उसमें उन्होंने सामने वो रिपोर्ट रखी, तो उसके ऊपर काफ़ी लोगों का ओपिनियन चेंज हुआ कि ये तो अब बहुत ख़तरनाक बात है कि अगर ये इस हद तक बीमार हैं कि इनको कल का पता नहीं, तो फिर ऐसा ना हो कि कल खुदा न खास्ता कुछ हो जाए और सारा इल्ज़ाम वजीर आजम के ऊपर या हमारी हुकूमत पर आए कि हमने इलाज की इजाज़त नहीं दी। तो लिहाजा उनको इलाज के लिए चंद शराइत के साथ भेजा गया था और हमारी तरफ से तो बड़ी सख्त शर्त ये थी कि वो बॉन्ड साइन करके जाएं। वो भी नहीं हुआ और वो 50 रुपए के पेपर पे साइन करके चले गए। हम तो उनसे रखवाना चाह रहे थे गारंटीज, वो बहरहाल वो नहीं हुआ। कोर्ट ने मुनासिब नहीं समझा, उनको वैसे ही जाने दिया। अब भरोसा किया होगा कि 3 दफा के वजीर आजम रहे हैं, भागेंगे नहीं, लेकिन वही देखें हुआ कि वो भागे भी, कोई उनका इलाज भी नहीं हुआ। 2007 एक दिन के लिए आप ही आए थे इमरान खान साहब के साथ उस वक्त लंदन, जब उन्होंने कहा मैं लंदन जाके अल्ताफ हुसैन को वापस लेके आऊंगा। याद होगा आपको अच्छे तरीके से, फर्स्ट टाइम मेरी फर्स्ट असाइनमेंट थी वो। अभी फिर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं लंदन जाऊंगा लेने के लिए नवाज शरीफ को। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या आपको लगता है कि वो फिर जाएंगे और फिर शायद गवर्नर सिंध भी उनके साथ हो एज प्राइम मिनिस्टर, वो कहें कि नवाज शरीफ साहब को वापस भेजें? देखिए, मैं जितना इमरान खान को जानता हूँ ना, ये कभी भी इनका स्टेटमेंट जो है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। झूठी बात इमरान खान करना जानता ही नहीं, चाहे उससे उनको नुकसान हो। When he says something, he means it. अगर नवाज शरीफ को लाने के लिए इमरान खान को लंदन जाना पड़ा, वो जरूर जाएंगे। जो बात उन्होंने कही है वो बात करते हैं जो वो करना चाहते हैं, जो उनके दिल में होती है वही उनके मुंह पे। गवर्नर सिंध हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच इमरान इस्माइल साहब फॉर गिविंग अस टाइम। बहुत सारी बातें उन्होंने खासतौर पे IG सिंध के अलेजेड अगवा के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है गवर्नर सिंध ने। डू गिव मी योर फीडबैक। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।